नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में 10वीं के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इसके ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा चुके हैं आपके 10वीं के एग्जाम में या पूछे जाने की संभावना रखते हैं, उन सभी सवालों को लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। उससे पहले यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा और साथ में आप लोग भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि मेंडलीव के आवर्त हो भाई से मेंडलीव कहाँ से आ गया। तो सवाल यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो जब भी कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसको क्या कहते हैं। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेता है तो उसको अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया चीज बनता है, नया सामान बनता है, उसको क्या कहते हैं। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद नया कंटेंट तैयार होता है तो उसको प्रतिफल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और दूसरा सवाल दिया कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि उसको प्रतिफल कहते हैं, इसीलिए हम आपको वहां पर चर्चा कर रहे थे। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। अगला सवाल दिया गया है कि खड़िया का रासायनिक नाम क्या है। खड़िया किसको कहा जाता है भाई साहब। तो खड़िया कहा जाता है चूना पत्थर को। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, CaCO3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो खड़िया का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है। यहां से याद रखिएगा कि यहाँ पर एक यह भी सवाल, ये 3 पार्ट का है। 3 पार्ट में यहां से सवाल पूछा गया है कि जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वहीं एक ही गैस निकलती है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि जब भी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निष्कासन करती है, निकालती है। अगला सवाल दिया गया कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O मिलकर ये कुछ नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तिर छूट गया, यहाँ पर तिर होना चाहिए कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम आपको एक छोटा सा तरीका बताते हैं कि जब भी 1 + 2 मिलकर 3 हो जाए तो वहाँ बिना सोचे मार देना है संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि आपको परीक्षा में संयोजन से कई बार आपसे सवाल पूछा गया है। जैसे कि सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और ये दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, उसका नाम क्या दे देते हैं दोस्तों 3। तो आप किस अभिक्रिया की ओर जाइएगा तो आपको सर ये तो संयोजन अभिक्रिया है, बिना सोचे मार देंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ भी तीर नहीं है, देखिए 2Al के बगल में यहाँ पर दोस्तों रहेगा आपका तीर का निशान। तो Fe2O3 प्लस 2Al, तीर का निशान Al2O3 प्लस 2Fe मिला तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान से समझिए, जब 1 और प्लस 2 1 2 प्लस मिलकर 3 हो गया और यहाँ पर आपको यहाँ पर 15 ना होके 13 + 2 हो गया। ध्यान समझिए, यहाँ पर है 1 2 + 3, तो 1 वाला मिल गया 3 के साथ और 2 वाला अकेला रह गया, तो उसको हमेशा आपको कहना है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया हमने। तो प्रश्न देखिए, Fe को मान लेते हैं 1, O2 को मान लेते O3 को मान लेते हैं 2 और Al को मान लेते हैं 3। तो Fe 1 और Fe या ऐसे समझिए कि Al और O3 ये दोनों मिला है 2 और 3, ये अलग अलग हो गया 2 3 और एक आपका सिंगल बच गया। जब सिंगल बच गया कोई तो आपका कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि एक अपना साथ छोड़ देगा और दूसरे वाले को जैसे ही पकड़ लेगा तो वो कह देना कि वो विस्थापन अभिक्रिया है। अगला सवाल देखना है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं।
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? नियम के अनुसार यह सवाल आपको चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु में पूछना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत संयोजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग या तो श्वेत होता है, या तो क्या पीला होता है, क्या हरा होता है, कि काला होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग दोस्तों होता है कैसा? ओहो, सिल्वर क्लोराइड का रंग दोस्तों होता है श्वेत। अगला सवाल दोस्तों दिया है कि समीकरण CaCO3 तीर का निशान ये दोनों टूट चुका है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम आपको अभी बताए कि जब 1+2 मिलकर 3 बन जाए तो वह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन इसी का उल्टा, जब 3 1 और 2 में टूट जाए तो वह कौन सी अभिक्रिया होगा दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को आप घटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर से समझिए, जब 1 और 2 मिलके 3 बन गए तो आपका हो गया संयोजन अभिक्रिया। लेकिन इसी का उल्टा, जब 3 टूटकर 1 और 2 में बदल जाएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया को आप घटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 12 दिया गया है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? हमें एक बताइए, कभी बम्फर सिस्टम में खाना खाए होंगे तो कुछ खाना बच जाता है, और कुछ जो खाना बच जाता है उसको रोड के किनारे फेंक देते हैं, और जब भी आप लोग गुजरते हैं तो वहां से आपको गर्माहट महसूस होता है, खराब गंध महसूस होता है। तो गर्माहट महसूस होगा यानी कि वहां से उष्मा निकल रहा है। जब वहां से उष्मा निकल रहा है तो उसको अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे वह एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है दोस्तों? उष्माक्षेपी। तो इसको याद रखिएगा कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट जो बन जाता है उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल दिया कि इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों Na2CO3 10H2O, ये आपका हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब भी लोहा को जिंक से लेपित किया जाता है, तो उस अभिक्रिया को दोस्तों कहते हैं गैल्वेनीकरण। लोहा पर जिंक के परत को चढ़ाना क्या कहलाता है? तो गैल्वेनीकरण कहलाता है। अगला सवाल दिया है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो जल का फॉर्मूला होता है दोस्तों H2O। तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 2 परमाणु। और ऑक्सीजन का कई परमाणु? 1 परमाणु। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया कि इनमें से संयोजन अभिक्रिया कौन है? तो हमने अभी आपको बताया कि जब 1+2 मिलकर 3 बन जाएगा तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों? संयोजन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, और ये दोनों मिलकर एक नया तत्व का निर्माण किया है, एक नए पदार्थ का निर्माण किया है, जिसे हम लोग 3 नाम दे सकते हैं। इसीलिए बोल देंगे कि ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर? आप लोगों का दिमाग काम कर रहा है? अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं ऑक्सीकरण दिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण को ही उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जब ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो उस अभिक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को हम लोग दोस्तों बोलते हैं कैसी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। अगला दोस्तों सवाल दिया गया है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? तो अभी हमने बताया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो जब हाइड्रोजन का निष्कासन हो या ऑक्सीजन का संयोग हो, उस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो किस यौगिक से, यानी उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है? निष्कासन होता है। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ भी तीर छूट गया है कि यहाँ पर अब ध्यान से सुनिए, 1 2 3 4
तीन चार में से कोई अपने स्थान को इधर उधर कर लेगा तो उसको कहना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यदि थोड़ा सा पेज हमारे पास रहता तो हम आपको अच्छी तरह से समझाते हैं कि जब 1 2 + 3 हुआ तो 1 और 3 मिलकर 2 को अकेला छोड़ दिया तो उसको हम लोगों ने कहा कि ये तो विस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन 1 2 3 4 अपने स्थान को चेंज कर देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लेते हैं 1 आ गया 3 के साथ और 2 चला गया 4 के साथ, यानी कि आप लोगों ने इन लोगों ने अपने स्थान को इधर उधर कर दिया तो इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए Na और Cl एक जगह चला गया और बच गया Ba और SO4, ये अपना एक जगह आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि Zn + CuSO4 तीर का निशान ZnSO4 + U यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Zn को मान लेते हैं दोस्तों 1, कॉपर को मान लेते हैं 2 और SO4 को मान लेते हैं 3। तो 1 और 3 एक साथ आ गया और 2 को अकेला छोड़ दिया, तो जब भी किसी को अकेला छोड़ेंगे तो किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया कि C + O2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अब हमें बताने की जरूरत नहीं है। यह एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया है। क्योंकि 1 + 2 मिलकर यहाँ पर एक नए तत्व का, एक नए पदार्थ, तत्व नहीं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल दिया है कि CaO + H2O मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए भी क्या हो जाएगा दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन को पहचानने का तरीका हमने बताया कि 1 + 2 1 2 रहेगा, 3 4 रहेगा, 1 हो जाएगा या तो 3 के साथ या तो 1 हो जाएगा 4 के साथ। जब 1 3 के साथ आएगा तो 2 चला जाएगा दोस्तों 4 के साथ। जब 1 4 के साथ आएगा तो 2 हो जाएगा 3 के साथ, यानी कि अपने स्थान को इधर उधर कर देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो ऑप्शन मार दिया हम लोगों ने सफेद। लेकिन यहाँ पर सवाल दिया कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग दोस्तों होता है पीला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो हमने अभी आपको बताया कि जब भी ऑक्सीकरण कहेगा उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जबकि जैसे ही इसका उल्टा हो जाएगा अवकरण अभिक्रिया, तो अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होने लगता है, कमी होने लगता है, जबकि हाइड्रोजन का क्या होने लगता है, संयोग होने लगता है। तो यानी कि मिला जुलाकर इसका आंसर यही होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अगला सवाल दिया है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है। उपचयन मतलब कि मान लीजिए रोटी बनता है कि रोटी रखने वाले डिब्बा में रोटी क्या होता है, मुलायम रहता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क से दूर रहता है। जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा रोटी आपका काढ़ा होने चालू कर देता है, इसीलिए उसको ऑक्सीजन से हटा कर रखा जाता है, इसीलिए धीमे धीमे काढ़ा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धीमी, भाई साहब। तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्लों के बीच कौन सा गैस निकलता है। जब भी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया का हालात कराते हैं तो यहाँ से बन जाएगा ZnSO4 + हाइड्रोजन गैस को हम लोग मुक्त करा देंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, ये बताइए कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह दोस्तों एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया। हम इसको कई बार आपको चर्चा कर देते हैं क्योंकि 1 + 2 मिलकर 3 का निर्माण कर रहा है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि इनमें से कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दहन,
ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, श्वसन भी ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है, लेकिन जो अवक्षेपण है यह रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल दिया है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं। यानी कि जहाँ से ऊष्मा निकलने लगे उसको क्या कहते हैं, तो ऊष्मा उत्पन्न होते है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो बुझे हुए चूने का सबसे पहले रासायनिक सूत्र जान लीजिए, CaO होता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO। Ca मतलब होता है कैल्शियम, O मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगला सवाल दिया कि इनमें से कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। संयोजन अभिक्रिया में 1 + 2 बराबर हो जाता है दोस्तों 3, जबकि अपघटन अभिक्रिया में 3 ही होता है लेकिन दोनों को अलग अलग भाग में बंटवारा कर देता है। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 दोनों को अलग अलग भाग में बांट दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त करेक्ट आंसर। ये तो जैसा सवाल है यहाँ पर कुछ प्लस माइनस नहीं देती है तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों मिल रहा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा संयोजन। यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया कि कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है। तो कैथोड किरण में इस बात को याद रखें हमेशा इलेक्ट्रॉन रहता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया कि यह कौन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह एक प्रकार के दोस्तों वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों को 2 भाग में तोड़ दिया है तो इसीलिए वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि इनमें से कौन समीकरण संतुलित है। ध्यान समझिए, यहाँ पर मैग्नीशियम एगो है, मैग्नीशियम एगो है, ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एगो है, इसलिए ये संतुलित नहीं है। जिंक दोस्तों यहाँ पर एगो है, यहाँ पर दोस्तों जिंक एगो है, यहाँ पर हाइड्रोजन एगो है, 2 गो है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पर सल्फर एगो है, यहाँ पर सल्फर एगो है, ऑक्सीजन 4 गो है तो ऑक्सीजन 4 गो है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये दोनों ओर से बराबर बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन यहाँ पर 3 गो, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन एगो है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया कि इनमें से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। समीकरण संतुलित नहीं है कौन, इसको बताइए। ध्यान समझिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 गो है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 गो है, ऑक्सीजन 2 है तो ये संतुलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ पर KCl 2 गो है, यहाँ भी KCl 2 गो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6 गो है तो ऑक्सीजन 6 गो, ये भी समीकरण संतुलित है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 गो है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है तो यहाँ भी क्लोरीन 2 गो, ये भी समीकरण संतुलित नहीं है। जब 3 गो नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी बिना सोचे मार देना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए उपचयन में क्या होता है। अभी हमने बताया कि उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और ऑक्सीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है, यानी कि मिला जुला कर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2 बार आपसे परीक्षा में भाई साहब पूछा जा चुका है कि उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का संयोग होता है। अगला सवाल यह है कि जल विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल विद्युत अपघटन अभिक्रिया में कैथोड पर कौन सी मुक्त होती है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल दिया गया है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि यह कौन सी अभिक्रिया है। अब इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि यह एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि ये इन्हीं को कई भाग में तोड़ दिया है, तो कई भाग में तोड़ देगा तो अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला सवाल दिया कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना जो होगा दोस्तों वह उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया है कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। तो जब भी कली चूना पर जल डालिएगा तो वह किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, क्योंकि जब भी चूना पर हम लोग जल डालते हैं तो वहाँ से गैस निकलता है, वो गैस निकलता है तो वह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
अगला सवाल दिया गया है कि जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसमें दोस्तों टोटल 42 सवाल थे, हम लोगों ने टोटल 42 सवालों को देख लिया। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा।